कि जब तक मानवता रहेगी तब तक उनके विचार प्रासंगिक रहेंगे। स्वामी विवेकानंद को हम एक योद्धा सन्यासी के तौर पर भी जानते हैं। सन्यासी तो वो थे ही, योद्धा सन्यासी कहने के पीछे क्या उद्देश्य है? सन्यासी कहीं ना कहीं इस भारतीय परंपरा में सन्यास का संकल्पना है कि रिनंसिएशन, सब कुछ त्याग कर आप आत्मशुद्धि में लग जाओ, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को खोजने में, और आपको यदि वो मार्ग मिल जाए या उस मार्ग की कल्पना आ जाए तो दूसरों से भी उस मार्ग के बारे में चर्चा करिए, बात करिए। ये एक सन्यास की परंपरा भारत में रही। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने सन्यास लेते हुए भी समाज की बुराइयों से लड़ना नहीं छोड़ा, ना उनसे लड़ने की प्रेरणा देना छोड़ा। चाहे वो राजनीतिक बुराइयां हो, सामाजिक बुराइयां हो, किसी प्रकार का इंसान के द्वारा शोषण हो, किसी प्रकार का छुआछूत हो, हर एक फ्रंट पर स्वामी विवेकानंद हमेशा तत्पर रहे और प्रेरित करते रहे लोगों को, और खुल के उन्होंने अपनी बात रखी। आप सोचिए कि उस समय में भी इतनी बहादुरी से यह बात कह पाना कि जो धर्म, जो राष्ट्र, जो समाज यदि भूखे को भोजन नहीं दे सकता, मानवता को सम्मान नहीं दे सकता, उसे मैं चूल्हे में जला देना पसंद करूंगा। तो इतने क्रांतिकारी विचारों वाले स्वामी विवेकानंद होकर गए, इसीलिए हम उन्हें योद्धा सन्यासी कहते हैं। और ये एकदम से कहीं न कहीं बड़ी खूबसूरती से लागू होता है उनके जीवन पर। उन्होंने भारत की इस पवित्र भूमि पर, जिस पर लाखों महान लोगों ने जन्म लिया है आज तक, महान आत्माओं ने जन्म लेकर इस राष्ट्र का, इस संस्कृति का और यहां की धार्मिक चेतना जागृत करने का काम किया। उनका युग और कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने सदियों से जो तिरस्कृत और कुचली गई भारत की आत्मा थी, भारत की आत्मा जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत प्रगल्भ शब्द है, जिसमें पूरी भारतीयता आती, हमारी पूरी संस्कृति आती, हमारी सभ्यता आती, हमारी सिविलाइजेशन आती है, उसे हम भारत की आत्मा कहते हैं। कोई कहता है भारत की आत्मा गांव में बसती है, कोई कहता है भारत की आत्मा संसद में बसती है, कोई कहता है भारत की आत्मा संविधान में बसती है, कोई कहता है भारत की आत्मा इस देश के जंगलों पहाड़ों में बसती है। हर किसी का अपना एक भारत है इस तरह से, क्योंकि यह विविधताओं वाली भूमि है। तो स्वामी विवेकानंद ने उस आत्मा को पहचाना जो हजारों वर्षों से कहीं न कहीं से दबी कुचली थी, जिसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं से ठेस पहुंचती थी, और उन्होंने उसे जागृत करने का काम किया। और जागृति का उनका जो माध्यम बना, जिसको सबसे ज्यादा उन्होंने अपने जीवन काल में संबोधित किया, वो थे युवा। वो उनका सबसे अधिक भरोसा अगर किसी पर था, किसी क्रांति को लाने में, किसी बदलाव को लाने में, और समाज को एक नई दिशा और उसकी दशा को बदलने में कोई कामयाब होगा, तो वो युवा था। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो जिस प्रकार आप देखिए, यूरोप में रेनाइजेंस और रिफॉर्मेशन के पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन चल रहे थे 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में। उस समय यूरोपियन स्वयं भारत की संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, यहां की स्वतंत्रता का गला घोंट रहे थे। जब हम राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे तो यह चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। जब हम यूरोपियन राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक अलग संकल्पना थी, और भारतीय राष्ट्रवाद या स्वामी विवेकानंद के संकल्पना का राष्ट्रवाद बिल्कुल से अलग है। क्योंकि वही यूरोपियन जो अपने यहां पर रिनाइजेंस, रिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी की बात कर रहे थे, वही भारत जैसे देशों में आके अपना कॉलोनियल पावर बढ़ा रहे थे। यहां के लोगों को, चाहे भारत ही नहीं, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका कैसे अनेक देशों में जाके अपनी कॉलोनियां बना के वहां के लोगों का शोषण कर रहे थे, वहां के की अर्थव्यवस्थाओं का शोषण कर रहे थे, और अमानवीय अत्याचार भी उन पर कर रहे थे। तो इसलिए यूरोप के राष्ट्रवाद को यूरोप के ही ब्रैकेट में हमें देखना पड़ेगा। आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। तो ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे, स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे 20वीं शताब्दी में, वो भारत की जो कूपमंडूकता में फंसी एक व्यवस्था थी।
स्वामी विवेकानंद का यह भी मानना था, कूप मंडूक शब्द उन्होंने प्रयोग किया ऐसे लोगों के लिए कि जो संकीर्ण और संकुचित मानसिकता से ग्रसित हैं, जिन्हें अपने सिवा दूसरा नहीं दिखता, जो समावेशी नहीं है, उनको उन्होंने कूप मंडूक का, मंडूक तो आप सब जानते हैं, मेंढक, कुएं का मेंढक, कि जिसके लिए कुआं ही पूरी दुनिया है, सर्वस्व दुनिया के समान है। ऐसे लोगों से स्वामी विवेकानंद ने हमें बहुत सावधान किया कि ऐसे लोगों से बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो संकुचित विचार सिर्फ अपना ही नहीं, दुनिया का भी नुकसान, समाज का भी नुकसान करते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद के ही शब्दों में कहें तो कहते हैं भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति से। यूरोप ने शारीरिक शक्ति को माध्यम बनाया अपने विस्तार के लिए, बल से यूरोप ने अपने आप को विस्तार दिया, लेकिन भारत में सम्राट अशोक के बाद से ही यह परंपरा आई कि बल से पाई गई जीत अस्थायी नहीं होती, बल्कि वो जीत जो शांति से पाई जाए, प्रेम से पाई जाए, वो जीत स्थायी होती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि भारत का उत्थान भारत की आत्मा की शक्ति से हो। और भारत की आत्मा क्या है, इस पर शुरू में मैंने बात की। और वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वो जैसे यहां पर मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, डच आए, बहुत सारे लोग आए, वो सब विनाश की ध्वजा लेकर पूरी दुनिया में निकले। अलेक्जेंडर से लेकर ब्रिटिश तक जो भी इंडिया आए, सब विनाश की ध्वजा लेकर आए। लेकिन स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हमें शांति और प्रेम की ध्वजा से अपने राष्ट्र प्रेम को जताना है और अपने राष्ट्र का विस्तार करना है, शांति और प्रेम से, जो कि एक अस्थायी विस्तार होगा। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि हमारी यह वृद्ध माता मतलब भारत माता को कह रहे हैं, पुनः एक बार जागृत होकर सिंहासन पर नौ यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमा मान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। तो स्वामी विवेकानंद जहां चाहते हैं भारत सारे दुनिया में भारत का नाम हो, भारत का आत्मसम्मान और गौरव बढ़े, वहीं इस बात से भी सतर्क है कि वो गौरव युद्ध के माध्यम से नहीं, वो गौरव जो हमारी परंपरा में हमें पहले से ही मिला है, बुद्ध के माध्यम से वो मिले। और बुद्ध का माध्यम मतलब महात्मा बुद्ध का माध्यम, जो शांति, अहिंसा, प्रेम का माध्यम है, जो बाद में सम्राट अशोक ने भी अपनाया। तो उस माध्यम को स्वामी विवेकानंद भी मानते हैं, वही माध्यम है विश्व विजय का। सही विश्व विजय वही है, सही राष्ट्रोत्थान वही है, राष्ट्र को सही मजबूती देना वही है। तो जहां तक राष्ट्र की संकल्पना का प्रश्न है, यहां मैं उस प्रश्न पर आता हूं, भारतीय और यूरोपियन दृष्टिकोण के मूलभूत अंतर को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यूरोपीय दृष्टि में राष्ट्र एक संस्था है, वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन की तरह यूरोपियन राष्ट्र को देखते हैं, और एक तरह का अप्राकृतिक राजनीतिक सामंजस्य बिठाने वाला कार्यक्रम है राष्ट्र का निर्माण उनके लिए। एक काल्पनिक समाज, जो जैसे एक जर्मन पोएट कहता है कि नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, राष्ट्र एक हमारी कल्पनाओं का समाज है। तो यह यूरोपियन संकल्पना है। परंतु भारतीय दृष्टिकोण में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र महज व्यक्तियों का समूह न होकर एक सजीव सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक आत्मा है। इसका आप छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे एक क्रिकेट मैच होता है तो सारा देश एक हो जाता है, और वो भी अगर पाकिस्तान से हो तो ज्यादा एक हो जाता है। हमारी ये कोई कहता नहीं, सरकार ने कोई सर्कुलर नहीं निकाले, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, कोई ऐसा संदेश पब्लिक में नहीं गया है कि आपको अपने देश को सपोर्ट करना है क्रिकेट में, या इस तरह की कोई भी। ओलंपिक जब हो रहा था तो ओलंपिक के खिलाड़ियों को लेकर जिस तरह से हम भावनात्मक हो गए थे, वो दिखाता है कि खिलाड़ी कहीं का भी हो, किसी भी प्रांत, किसी भी भाषा, किसी भी स्थान से आया हो, भारत के किसी भी जगह का हो, लेकिन उससे हमारी भावनाएं जुड़ी। जब वो विदेश में कहीं खेल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो वो हमारी आत्मा को कहीं न कहीं प्रदर्शित कर रहा है, वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो लगाव अपने आप महसूस होता है।
भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां पर एक तरफ आपको सहयोग भी मिलेगा कि लोग ट्रेन से कोई गिर रहा है तो उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे, हाथ सामने कर देंगे उसको चढ़ा लेने के लिए, संभाल लेने के लिए, और वही लोग कहीं ना कहीं धक्का देते हुए भी दिख जाएंगे। तो हम विविधताओं का और अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन का देश है। लेकिन जो अल्लामा इकबाल भी कहे थे ना कि भले वो किसी भी मंशस कहे हो, लेकिन वो बात बड़ी काम की है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो है जो हमें इंडियन बना के रखती है। शेवटी आपण इंडियनच आहोत ही फिलिंग जे येते ना, काहीतरी आहे आणि ती म्हणजे अदृश्य आहे, ती अप्रतिम आहे, त्याला परिभाषित करणं अशक्यच मला वाटते, पण आहे ती। जशी विजेचा करंट असतो, ट्यूबलाइट लावल्याशिवाय आपण अनुभव करू शकत नाही, फॅन लावल्याशिवाय अनुभव करू शकत नाही, पण तो असते। बिजली रहती है, जब तक आप ट्यूबलाइट नहीं लगाएंगे, जब तक आप पंखा नहीं लगाएंगे, वो उसका असर नहीं दिखे भले, लेकिन वो है। तो वैसे ही भारत, हर एक व्यक्ति में भारत के, वो नागालैंड से लेकर कश्मीर तक, वो उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, हर एक भारतीय में वो भारत नाम का करंट मौजूद है। वो एक्सप्रेस किसी भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे बिजली के करंट से कोई पंखा चलाता है, कोई ट्यूबलाइट चलाता है, कोई मोबाइल चार्ज कर रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, लेकिन यूज सेम चीज कर रहा है। तो वैसे ही भारतीयता जो है वो विविधतापूर्ण तरीके से सामने आती है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है, वो एक सजीव सांस्कृतिक एंटिटी है, एक कल्चरल एंटिटी है इंडिया, एक स्पिरिचुअल एंटिटी है इंडिया, और एक इमोशनल एंटिटी है इंडिया। हमारी शुरुआत यहां से होती है। हमारा कल्चर, हमारी स्पिरिचुअलिटी और हमारा इमोशन, ये तीन चीजें इंडियन नेशनलिज्म की रूट्स बनती हैं, इंडिया को एक नेशन बनाने की तरफ शुरुआत देती हैं। यही तीन चीजें निकाल लीजिए, इंडिया भी यूरोप की तरह एक पॉलिटिकल यूनिट रह जाएगा। और जिस तरह से यूरोप एक से अनेक देश आज बट गए हैं और बटते रहे और अभी भी झगड़े चल रहे हैं, वैसा झगड़ा यहां भी छिड़ जाएगा। कुछ हद तक ऐसे झगड़े छिड़े, लेकिन उसको कोई, आज भी भारत में कुछ भी हो जाने दो, किसी भी तरह की मांग का लोग समर्थन कर देंगे, लेकिन भारत देश तोड़ने की मांग आएगी तो आपको कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं होगा, और जो होंगे उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे जो इन बातों को जो समर्थन करेंगे उसका समाज खुलकर विरोध करता है। तो कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति के अंदर वो है कि मैं भारतीय हूं। और स्वामी विवेकानंद की संकल्पना का जो भारत था, वो ऐसा भारत कि हर भारतीय का पूरा भारत है। कोई भी कम भारतीय या ज्यादा भारतीय नहीं है, कोई भी कम पैट्रियोटिक या ज्यादा पैट्रियोटिक नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद का जो संकल्पना का जो राष्ट्र है, एक मजदूर जितना पैट्रियोटिक, जितना देशभक्त है, उतना ही इस देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है। इस देश की संसद में बैठा एक सांसद जितना संविधान का सम्मान करता है, उतना ही इस देश में एक छोटा सा काम करके अपना जीवन चलाने वाला कर सकता है। तो स्वामी विवेकानंद उस धरातल पर भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और बाद में भारत एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट के रूप में एक नेशन है। पहले तो हम एक स्पिरिचुअल, कल्चरल और इमोशनल यूनिट हैं, बाद में जाके हम एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट हैं। तो राष्ट्र जो नागरिकों से बनता है, स्वामी विवेकानंद का कहना है राष्ट्र नागरिकों से बनता है, और मजबूत चरित्र वाले नागरिक ही एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं, और शक्तिशाली नागरिक सेवा और त्याग से ही बन सकते हैं। यह माध्यम था स्वामी विवेकानंद का, एक राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों को लेकर एक संकल्पना थी। नेशन कब मजबूत बनेगा? जब उसके नागरिक मजबूत हों। नागरिक कब मजबूत होंगे? जब व्हेन दे आर द पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग कैलिबर एंड कैरेक्टर। नेशन बिल्डिंग इज अ प्रोसेस। आप समझिए, नेशन बिल्डिंग कोई यात्रा नहीं है कि आप औरंगाबाद से चले मुंबई पहुंच गए तो नेशन बन गया। ये निरंतर चलने वाली यात्रा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यात्रा है, क्योंकि बेस्ट क्या है इसका कोई बेंचमार्क नहीं है। कम्युनिकेशन कल घोड़े से ज्यादा सबसे तेज माना जाता था, घोड़े से चिट्ठी पत्र पहुंचाने को, तो आज लोग देख रहे हैं, हम आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंस्टेंट लाइव। तो ये जो कई सालों में आया हुआ बदलाव है। तो राष्ट्र भी वैसे ही एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, राष्ट्र निर्माण। तो स्वामी विवेकानंद इसीलिए कहते हैं हमेशा समाज को
मजबूत चरित्र वाले नागरिकों की जरूरत पड़ेगी। और मजबूत चरित्र वाले नागरिक तब बनेंगे जब उनमें सेवा की भावना हो, समर्पण की भावना हो, त्याग की भावना हो। बिना सेवा, समर्पण और त्याग की भावना के मजबूत नागरिक कोई नहीं बन सकता, और बिना मजबूत और अच्छे नागरिकों के मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। चाहे जो हुए, अच्छे या बुरे, सब ने इसी बात पर जोर दिया कि आप हमें मजबूत चरित्र के नागरिक दो, हम आपको मजबूत राष्ट्र देंगे, क्योंकि बिना उनके संभव ही नहीं राष्ट्र का निर्माण। सो नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग, ये की पॉइंट था स्वामी विवेकानंद के विचारों का। चरित्र निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। तो वस्तुस्थिति यह है कि आज भारत में घोर पारस्परिक संघर्ष भी देखने को मिलता है। इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी अनिश्चितता, तो कभी बेचैनी का भाव भी दिखता है। राजनीतिक और सामाजिक विचारों के संघर्ष होने से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी अक्सर खंडित होती दिखती है हमें। तो स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को सचेत करते हैं, अलर्ट करते हैं इन्हीं चीजों के विरुद्ध में। वो कहते हैं कि भारत के युवा ओजस्वी और आध्यात्मिक बने, और तब जाके वो एक राष्ट्र की कल्पना को समझ पाएंगे, जिसमें तेज नहीं है, बहादुरी नहीं है, जो कायर है वो कभी मजबूत राष्ट्र का सपना देख ही नहीं सकता। हमेशा विवेकानंद बहादुरी की बात करते हैं। आत्मसम्मान से वही जी सकता है जो बहादुर है। कायर कभी आत्मसम्मान से नहीं जी सकता। दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा वही कर सकता है जो बहादुर है। इसलिए स्वामी विवेकानंद युवाओं से अपील करते कि आप ओजस्वी बनो, बहादुर बनो। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो व्याप्त माहौल और सोचने के तरीके भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम स्वामी विवेकानंद की राष्ट्र के विचारों या किसी भी विचारक की आप जब बात सोच रहे हैं, तो वो किस युग में, किस समय में जिए रहे, उस चीज पर जरूर आप विचार करना। इसका बहुत महत्व होता है। देश, काल, वातावरण जो एक व्यक्ति का होता है, उसके विचारों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। सो यू मस्ट कंसीडर द टाइम फ्रेम इन विच स्वामी विवेकानंद लिव्ड। उसको छोड़ के आप राष्ट्र या उनके विचारों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर स्वामी विवेकानंद ने ऐसी बातें कही तो उनको उस समय के समाज में ये चीजें दिखी होंगी, विषमता उनको दिखी होगी, अस्पृश्यता उनको दिखी होगी, उनको इंसान का इंसान से हो रहा शोषण दिखा, उनको कॉलोनियलिज्म दिखा। वो इनपुट बना उनके विचारों के लिए। अपने विचारों को उन्होंने संश्लेषित किया, ट्रांसेंड किया भारत की सनातन परंपरा से, भारत की गौरवशाली वैदिक परंपरा से। यही उनका एक योगदान रहा कि वर्तमान परिस्थितियों को उन्होंने भारत की वैदिक परंपरा से ऊर्जा दी कि किस तरह से भारत की वैदिक परंपरा हमें एक मजबूती दे सकती है। तो अब राष्ट्रवाद के अर्थ को लेकर व्यापक चर्चाएं होती रही हैं। जैसा कि हमने कहा, यह आंतरिक भाव है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। यूरोप में राष्ट्रवाद 18वीं शताब्दी में पनपा। जैसे राष्ट्रवाद शब्द का ही प्रयोग जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, एक जर्मन थिंकर था, उसने किया। जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, तो इसने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जर्मन राष्ट्रवाद, जर्मन नेशनलिज्म को समझाने के लिए, और वहीं से जर्मन नेशनलिज्म की शुरुआत भी मानी जाती है। लेकिन आप देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, यूरोपियन राष्ट्रवाद विसंगतियों से भरा है, इसलिए वो अंतरकला का सूत्रपात करता है। विसंगतियां कैसी कि वो भाषा के आधार पर वो कहीं ना कहीं से बात करता है एक रूपता की, समरूपता की, कि एक भाषा हो, एक रेस हो, एक लैंग्वेज हो, या एक ज्योग्राफिकल एंटिटी हो। इस तरह के बातों को आधार बनाकर रेस, लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल एंटिटी, कॉमन हिस्ट्री, इन चीजों, कॉमन रिलीजन, इन चीजों का आधार बना कि यूरोप में राष्ट्र बना और राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। जबकि भारत का राष्ट्रवाद जो है, उसकी उत्पत्ति आप देखेंगे तो अगर चाणक्य के राष्ट्रवाद पर जाए, जो एक लिखित इतिहास के साक्ष्य के रूप में हमारे पास मौजूद है, तो चाणक्य के राजनीतिक राष्ट्रवाद से हम भारत के राष्ट्रवाद की शुरुआत मान सकते हैं। जो मौर्य काल में जिस राष्ट्रवाद की संकल्पना को लेकर चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों और रियासतों को मिलाया,
गणराज्यों को मिलाया और हिमालय से लेकर समुद्र तक, लंका से लेकर कंधार तक एक विशाल भारत का निर्माण किया चाणक्य ने अपने समय में। तो यह एक अलग किस्म का राष्ट्रवाद था। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद चाणक्य के राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर सभ्यता और धर्म के राष्ट्रवाद पर जोर देता है। चाणक्य का राष्ट्रवाद निश्चित रूप से सभ्यता और मानवता के साथ साथ एक पॉलिटिकल नेशन के निर्माण पर ज्यादा जोर देता था। स्वामी विवेकानंद ने चाणक्य के विचारों को भी आत्मसात करते हुए इससे ऊपर उठकर सिविलाइजेशन और स्पिरिचुअलिटी को टूल बनाया नेशनलिज्म का। और उन्होंने यह भी कहा कि हमें अति राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद से परहेज भी करना चाहिए। अति राष्ट्रवाद क्या है कि हम श्रेष्ठ हैं, बाकी के निकृष्ट हैं। जब ऐसी भाषा हम लाते हैं, ऐसे विचार लाते हैं, तो वो अति है। हम श्रेष्ठ हैं, दूसरे भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। जो हमारी परंपरा में आई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों और उनके साथ हम भी सुखी, हम भी स्वस्थ हों, यह हमारी परंपरा है। तो स्वामी विवेकानंद कहीं ना कहीं से विविधताओं का आदर करने वाली वैदिक परंपरा के राष्ट्र की संकल्पना सामने रखते हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारी पहले से ही रही है कि ये वसुधा, ये धरती ही पूरा एक परिवार है। वो धारणा हमारी रही है। जहां संत ज्ञानेश्वर की परंपरा वाली समावेशी बात है, हे विश्वस माझे घर, ये दुनिया ही पूरा मेरा घर है। तो इस परंपरा का राष्ट्रवाद भारत में पनपा, जो कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों में भी दिखता है कि वो भी मानवतावाद को राष्ट्रवाद के ऊपर रखते हुए मानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में स्वामी विवेकानंद के विचार इसलिए भी अलग रहते हैं कि उन्होंने इन सारी धाराओं का संश्लेषण करते हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र मानते हुए, एक मजबूत धर्म सत्ता मानते हुए, एक मजबूत स्पिरिचुअल पावर मानते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहीं वैश्विक स्तर पर जाके भारत के अस्तित्व को एक तरह से कहेंगे डिसॉल्व कर दे दूसरों के साथ, वैसी बात नहीं करते। वो बात क्या करते हैं, मिक्स बट नेवर डिसॉल्व, मिक्स बट नेवर डिसॉल्व की बात स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद कहता है कि आप समावेशी रहो। वो तो धर्म संसद के भाषण में भी शिकागो में कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया से तिरस्कृत ठुकराए गए लोगों को हमेशा शरण दिया, उनको अपनाया, त्यागा नहीं कभी। हमने परंपराओं को सहेजा, हमने परंपराओं को नष्ट नहीं किया, परंपराओं पर आक्रमण नहीं किया हमने कभी। जो भी परंपराएं हमारे यहां आई उनको हमने अपनाया, अपना बनाया। हम उस विचार के हैं। तो टैगोर का राष्ट्रवाद मानवतावादी है। वे कहते हैं मैं जब तक जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। अब टैगोर अपने समय में जिए, उनका अपना समय, उनका अपना जीवन, वो जिस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और बैकग्राउंड से है, ये वहां से निकल कर आता है। और ये बात उन्होंने कही थी जापान में जब विजिट पर थे। तो जो और इसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो विनाश जो उन्होंने देखा था उससे बड़े दुखी थे टैगोर। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मानवतावाद के ऊपर राष्ट्रवाद की जीत नहीं होने दूंगा, देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। वो भारत के संदर्भ में नहीं कह रहे थे, लेकिन भारत में लाके जोड़ते हैं लोग अक्सर उनको, विचारों को। आज आधुनिक अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन का उद्भव हम देखें या राष्ट्रवादी चिंतन का उद्भव देखें तो कहीं ना कहीं से जो धर्म सुधार आंदोलन हुए और जो समाज सुधार आंदोलन हुए, इसके बीच वहां पर मिलते हैं। धर्म सुधार आंदोलनों ने और समाज सुधार आंदोलनों ने काफी योगदान दिया भारत के राष्ट्रवादी चेहरे को एक स्पष्टता देने में। नहीं तो भारत का राष्ट्रवादी चेहरा भी कहीं ना कहीं से आचार्य चाणक्य का पॉलिटिकल राष्ट्रवाद ही रह जाता। लेकिन हमने देखा कि राष्ट्र यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं से आपको अंधा बना देता है। जो हिटलर और मुसोलिनी जैसे, जनरल तोजो जैसे लोगों को जन्म देता है, बटिस्टा जैसे लोगों को जन्म देता है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में ये बात हुई कि आप पहले अपनी सामाजिक विसंगतियों से लड़ो। वो दिखता है हमें।
कि चाहे महात्मा फुले का सुधार आंदोलन रहा हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर के पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स रहे हों, उनका फोकस यही रहा कि भाई राष्ट्र किसके लिए बनता है? वहां रहने वाले नागरिकों के लिए बनता है। तो अगर वहां रहने वाले नागरिकों में ही समानता का भाव नहीं, स्वतंत्रता का भाव नहीं, आपसी सम्मान नहीं, और जो रिसोर्सेज है कंट्री और सोसाइटी के वो सबको अगर बराबर नहीं मिलते, सब उसका एंजॉयमेंट बराबर नहीं करते, तब तो ये भेदभावपूर्ण राष्ट्र हो गया और कुछ लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए बना राष्ट्र हो गया। तो इसीलिए मूलतः स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक चिंतक थे, तो उनके चिंतन का मूल स्रोत जो था वो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन ही था। हालांकि उनकी बहुत वाइड स्टडी थी, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था। इस आधार पर उन्होंने मानवता और सार्वभौमिकता को राष्ट्र के लिए अनिवार्य तत्व बनाया। मतलब ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, मानवता और सार्वभौमिकता जो थे वो फंडामेंटल एलिमेंट्स बने स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के, जहां पर धर्म और अध्यात्म के माध्यम से इंसान में समानता, दैट इज इक्वालिटी, आत्मसम्मान, डिग्निटी, सहिष्णुता, दैट इज टॉलरेंस, और समावेशी, दैट इज इंक्लूसिवनेस, इस तरह के तत्वों का निर्माण होना चाहिए एक आधुनिक राष्ट्र में, एक स्ट्रॉन्ग नेशन में। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद धर्म में भी व्याप्त सामाजिक विषमता, रूढ़िवादिता, संकीर्ण कट्टरता, असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, जातीयता और निर्बलता को भी खत्म करना हर नागरिक का कर्तव्य मानते हैं। अगर कोई नागरिक और राष्ट्र अपने समाज से विषमता, रूढ़िवादिता, संकीर्णता, असहिष्णुता और सांप्रदायिकता को, जाति पाति को नहीं खत्म कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं से अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने में, योगदान देने में अभी भी पीछे है। और जब धर्म की हम बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जिस राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, तो धर्म शब्द जो है वो ध्री धातु से आया है, ये आप जानते होंगे सब। वो जो ध्री धातु से आया, जिसका अर्थ है धारयति इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। ये न धारा है सह धर्म। तो अब धारण किसे किया जा सकता है? ऐसे विचार जो समाज के कल्याण के काम आए, जो राष्ट्र के कल्याण के काम आए। दूषित विचारों को तो नहीं धारण करने की कोई सलाह देगा। तो पाश्चात्य अगर हम देखें स्वामी विवेकानंद की रीडिंग्स में, जेस मिल, हेगेल, डेविड ह्यूम, कांट, इन सब के विचारों को उन्होंने काफी पढ़ा था और काफी प्रभावित भी थे। उनके नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद के विचारों पर कांट का, ह्यूम का, मिल के विचारों से प्रभावित होकर कहीं न कहीं से उन्होंने स्वतंत्रता को एक मौलिक तत्व माना। और अंग्रेजों से त्रस्त जो भारत था, वहां भी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को कोई हक नहीं यहां पर आके इन भारतीयों को प्रताड़ित करने का। तो स्वामी विवेकानंद के विचारों में हमें बुद्धिवाद, वेदांत का अद्वैतवाद, उनके टूल्स क्या थे नेशनलिज्म या किसी भी चीज को समझने समझाने का, उन पर मैं बात कर रहा हूं कि किन चीजों ने उनके विचारों को गढ़ा और कौन से टूल्स वो यूज करते थे अपने विचारों को गढ़ने में। तो बुद्धिवाद जो एक भारतीय परंपरा रही है, वेदांतों का अद्वैतवाद का सिद्धांत, या पश्चिम से हेगेल का जो डायलेक्टिक मेटीरियलिज्म का डायलेक्टिक मेथड था, तो डायलेक्टिक तत्व जो हेगेल का था उससे वो काफी प्रभावित थे। और जो ग्रीक्स का जो एक था डायलॉजिकल फॉर्म, किसी चीज को सीखने का, कि डायलॉग करके सीख सकते हैं, सवाल और जवाब से सीख सकते हैं आप, इन चीजों को स्वामी विवेकानंद ने यूज किया। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो ध्येय वाक्य थे, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को राष्ट्र का आधार स्तंभ मानते थे। पश्चिम के इंडिविजुअलिज्म की जगह, व्यक्तिवाद की जगह उन्होंने यूनिवर्सल कॉन्शियंस को महत्व दिया कि राष्ट्र में व्यक्तिवाद को महत्व नहीं देना चाहिए, ना तो मैटीरियलिज्म को महत्व देना चाहिए। राष्ट्र में एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र के नागरिक को यूनिवर्सल कॉन्शियंस डेवलप करनी चाहिए। और यूनिवर्सल कॉन्शियंस तब डेवलप होती जब मैं मान के चलूं कि जैसे मेरा देश अच्छा है वैसे दूसरा देश भी अच्छा हो सकता है, जैसे मेरे देश को हक है अपने संरक्षण का, वैसे दूसरे देश को भी है, जैसे मेरे देश की अर्थव्यवस्था प्रगति करनी चाहिए वैसे दूसरे को भी हक है अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का। साथ ही
इस बात से अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ अलग एलिमेंट होते हैं जो एक शांत व्यवस्था में, एक शांत झील में भी पत्थर फेंकने में आनंद पाते हैं, पेड़ पर बैठी चिड़िया को भी पत्थर मार के खुश होते हैं। ऐसे तत्व तो हर जगह रहते पूरी दुनिया में है। तो ऐसे देश पूरी दुनिया में जो आपकी शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, झगड़ा कराने की कोशिश करेंगे, उनको दंडित करना भी हमारी ही परंपरा है। सठे साठ्यम समाचरेत, शठ के साथ शठता का ही व्यवहार उचित है। इससे भी कहीं दुमत नहीं दिखता स्वामी विवेकानंद का कि आपको लड़ना है, जहां जरूरत है लड़ने की तो वहां लड़ना पड़ेगा, वहां खड़े होना पड़ेगा। समाज की रक्षा में, समाज की रक्षा में, संस्कृति की रक्षा में, अपने धर्म की रक्षा में और अपने राष्ट्र की रक्षा में जरूरत पड़ी तो आपको रुकना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र की प्रगति के लिए अस्पृश्यता, शोषण या स्त्रियों की गिरती दशा, शिक्षा का अभाव, ये सबसे बड़ी बाधा है। इसे दूर करना जरूरी है। जब तक स्त्रियों की प्रगति नहीं होगी, समाज प्रगति नहीं कर सकता। समाज की प्रगति हमेशा अधूरी रहेगी अगर स्त्रियों की स्थिति समाज में नहीं सुधरती। जब तक शिक्षा सबको नहीं मिलती, तब तक समाज का बौद्धिक विकास अधूरा रहेगा। और जब तक समाज का बौद्धिक विकास नहीं होगा, तब तक शोषण समाज में व्याप्त रहेगा, तब तक छुआछूत व्याप्त रहेगा, तब तक देश के नाम पे अंधभक्ति प्रमोट करने का काम जारी रहेगा, देशभक्ति के नाम पर संकीर्णता का प्रमोट होता रहेगा। और तब तक स्वार्थी तत्व वाले लोग अपने देश के हित को भी बेचने से नहीं संकोच करते, क्योंकि उनमें वो कॉन्शियस डेवलप ही नहीं हुई। उन्हें लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो उस चेतना के निर्माण की जरूरत है। वो चेतना ही स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद का मूल तत्व है। इतना कहकर मैं अपनी बात यहीं रोकता हूं। और आप सबको कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो मुझे संवाद करने में आपसे खुशी होगी। आप हिंदी, अंग्रेजी, मराठी किसी भी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। कुणाला काही थँक्यू सर, थँक्यू सो मच। जर कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील सरांना तर विचारा। काही प्रश्न आहेत कुणाकडे? एक छोटासा प्रश्न होता रवी सर। बोला बोला बोला। तुम्ही विचारा। सर, माझा छोटासा प्रश्न आहे की स्वामी विवेकानंदांनी ज्या पद्धतीने ध्यान धारणा किंवा मेडिटेशनचा एक मार्ग दाखवला होता, तर आजच्या युवांना त्याचा काही फायदा होऊ शकतो का? वैभवजी, चांगला प्रश्न तुमचा आहे आणि याचा उत्तर सर्वांना माहित आहे। तुम्ही माझा काम सोपा झाला की याचं उत्तर सर्वांना माहित आहे। आज योगा, मेडिटेशन फक्त भारतात नाही, संपूर्ण जगात त्याचं महत्व वाढलं आहे की बाबा, एस्पेशली कोरोना काळात आता बघा दिल्ली सरकारने योगा क्लासेस कोरोना पेशंटसाठी चालू केलेले आहे की बाबा तुम्ही, बिकॉज विदाउट फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस यू कैन डू नथिंग। तो इसलिए जो ध्यान की परंपरा बताई, अब आप हठ योग मत करने चले जाओ, योगी सन्यासियों के लिए वो बना है, लेकिन सामान्य जीवन में मध्य मार्ग अपनाते हुए कम से कम रोज मेडिटेशन के लिए अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालो, जो भी आपको टाइम हो। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उस विषय पर, लेकिन करो जरूर। मेडिटेशन आपकी आत्मशक्ति को, आपकी मानसिक शक्ति को बहुत मजबूत करता है। मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। उसके साथ ही आपको योगा और व्यायाम की बहुत जरूरत है। चाणक्य भी कहते हैं कि जिस तरह से शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से शरीर को व्यायाम की आवश्यकता होती है। तो अगर भोजन तो हम रोज कर रहे हैं बिना चूके, कभी कभी ज्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन क्या हम बिना चूके व्यायाम करने में उसे डिसिप्लिन है क्या? ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने शरीर को वो सब कुछ खाने को दे रहे हैं जो
पचाने के लिए उसे व्यायाम की जरूरत है और वो व्यायाम आप दे नहीं रहे हो। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आपको इंटरनली मजबूत बनाता है और योगा और व्यायाम आपको एक्सटर्नली मजबूत बनाता है। इन दोनों का संतुलन, और स्वामी विवेकानंद हमेशा इस बात पर जोर देते रहे। इनफैक्ट लोकमान्य तिलक से भी उनकी मुलाकात हुई। पहले तो लोकमान्य तिलक थोड़े से क्रिटिकल थे उनके प्रति, लेकिन जब मिले उनसे चर्चा हुई तो अपने घर पे उन्होंने उन्हें मेहमान नवाजी उनकी की, उनके होस्ट बने। तो और लोकमान्य तिलक को भी हम जानते हैं कि वो बुद्धि बल और शारीरिक बल दोनों पर भरोसा रखते थे। वो एक अच्छे अखाड़े के पहलवान भी थे और गणित के एक बड़े विद्वान भी थे, उतने ही बड़े विद्वान संस्कृत के थे। तो आप देखिए, ये इन लोगों ने कहीं भी आपको ये नहीं कहा कि आप शारीरिक रूप से कमजोर रहो और तब जाके राष्ट्र की प्रगति होगी, समाज का हित होगा। नहीं, समाज, हम सब इस समाज एक बड़े हार की तरह है। इस हार में छोटे छोटे फूल हैं हम सब। एक भी फूल कमजोर रहा, सड़ा रहा तो हार खराब दिखेगा ना। उसी तरह से समाज का हर नागरिक, देश का हर नागरिक जो है महत्वपूर्ण होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आप सबसे मेरी अपील भी है युवा दिवस पर कि आप सब जरूर योगा और मेडिटेशन के लिए अपने लिए 1 घंटा निकालो। आप पूरी दुनिया के लिए 24 घंटे दे रहे हो, उसमें से 1 घंटे सिर्फ अपने लिए रखो। दुनिया कहीं नहीं बह के चली जाएगी या उड़ के चली जाएगी, उस 1 घंटे में वहीं रहेगी, फिर मिलेगी 1 घंटे बाद। लेकिन अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालो। नहीं निकाल रहे हो तो ये अपराध अपने आप पर कर रहे हो आप, जिसका दंड आगे चल के हमें बीमारियों के रूप में मिलता है और मानसिक कमजोरी के रूप में मिलता है। धन्यवाद।